लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी की, किस किस पर्टिकुलर फील्ड में तुम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो। तो एक एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी कि हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं इन क्रॉप इन एग्रीकल्चर फील्ड, और दूसरी हमने पढ़ी थी कि हमने उसको यूज़ कर सकते हैं इन एनिमल हस्बेंड्री। अब हम लोग तीसरे एप्लीकेशन की तरफ मूव करेंगे कि आखिर ह्यूमंस की हेल्थ या फिर किसी एनिमल की हेल्थ को इम्प्रूव करने में ये बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो होता कैसा है कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारी बॉडी में ये जो शुगर वाली बीमारी होती है, यानी कि जो डायबिटीज़ नामक एक चीज़ होती है, ये हो रही किस वजह से है। तो हमें पता चला कि हमारी बॉडी में जो पैंक्रियास है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में इंसुलिन क्या नहीं कर रहा है, प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होने की वजह से जो शुगर कंटेंट है हमारी बॉडी का वो इंक्रीज़ हो गया। और अगर शुगर कंटेंट इंक्रीज़ हो रहा है, उसे कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियस है कि मुसीबत तो आएगी। तो बायोटेक्नोलॉजी हम लोगों को ऐसी ही डिसीज़ को डायग्नाइज करने में मदद करती है कि वो पर्टिकुलर डिसीज़ किस वजह से हो रही है ना। अच्छा, जैसे एड्स, आप इसको बहुत इजीली डायग्नाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डेंगू, आप इसको डायग्नाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, आपकी बायोटेक्नोलॉजी। जब आपको पता चल जाता है कि ये फलाना डिसीज़ इस रीज़न की वजह से हो रही है, ठीक है, जब आपको पता चल जाता है कि ये इस रीज़न की वजह से हो रही है, तो फिर उस रीज़न को हम क्या ठीक कर सकते हैं क्या। अगर हाँ, तो डॉक्टर्स उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और अगर नहीं तो इसका ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या किया जा सकता है। अब जैसे एक बार अगर हमारी बॉडी में पैंक्रियास ने इंसुलिन अगर बनाना बंद कर दिया, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, वापस से इंसुलिन बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में अब जब हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पाएगा, तो अब ऑप्शन क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है ना, क्या करेंगे हम लोग। तो ऐसे केस में फिर हम लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसे आर्टिफिशियल क्या बनाई जाए, वैक्सीन्स बनाए जाए, कोई ड्रग्स बनाए जाएँ, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में जो इंसुलिन की या किसी अदर एंजाइम या किसी अदर केमिकल की कमी की वजह से अगर हमें वो बीमारी हो रही है, तो उस बीमारी को हम लोग क्या कर सकें, ठीक कर सकें, है ना। वैसे ही ह्यूमन हेल्थ को में एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे आपकी बायोटेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर सकती है, वो है वैक्सीन बनाने में। ठीक है, तो देखो सबसे पहली लाइन जो आप लोगों को दी हुई है वो दिया हुआ है एक वैक्सीन का डेफिनेशन। तो पेपर में आप इस पर्टिकुलर लाइन से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वैक्सीन की डेफिनेशन क्या है। अब होता क्या है वैक्सीन में ऐसा नहीं है कि कोई दवाई रहती है, उस दवाई के थ्रू हम लोग ठीक हो जाते हैं। जब नो डाउट वैक्सीन बनती है तो उसमें केमिकल्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, बट उन पर्टिकुलर दवाइयों के साथ, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ मरे हुए या फिर आधे मरे हुए पैथोजेंस को मिक्स करते हैं। पैथोजेंस इन द सेंस बैक्टीरिया, वायरस वगैरह वगैरह, है ना, इन सबको हम मिक्स करते हैं और ये फिर हम लोगों की बॉडी के अंदर जाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों की बॉडी के अंदर जाते हैं, बट कौन से पैथोजन को आप मिक्स करोगे, कंप्लीटली मरे हुए या पार्शियली मरे हुए, ये कौन डिसाइड करेगा। अपनी मर्जी से हम लोग कुछ भी तो इंजेक्शन के अंदर डालकर खुद की बॉडी के अंदर तो लगा नहीं सकते ना, फिर बताओ। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो रिसर्च होती है, अगेन ये रिसर्च का काम कौन करती है, आपकी बायोटेक्नोलॉजी करती है अगेन। ठीक है, जैसे कि एक बहुत ही प्यारी चीज़ दी हुई है कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं, है ना। अच्छा, तो अगर हम अपनी बॉडी में प्रोटीन्स को इंसर्ट कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं एकदम प्योर फॉर्म में, राइट, तो वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ किसी किल्ड या फिर किसी सेमी किल्ड पैथोजन को इंसर्ट करने से। क्यों? क्योंकि जब हमारी बॉडी में ये प्रोटीन जाएंगे तो ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिव रखेगा। इम्यूनिटी सिस्टम का काम क्या होता है, डिसीजेस से लड़ना। तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी जो होगी, हमारी बॉडी में आप क्या दे रहे हो,
एक एंटीजन प्रोवाइड कर रहे हो बिना किसी अदर माइक्रोब के डाले इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और ये पर्टिकुलर प्रोटीन, यही पर्टिकुलर एंटीजन हम लोगों को क्या करेगा, लॉन्गर टाइम तक बीमार होने से बचाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, वैक्सीन ऑफ पोलियो एंड हेपेटाइटिस। ठीक है, इसके अलावा अभी हम जितनी भी वैक्सीन्स लेते हैं, इन वैक्सीन्स के काम करने का तरीका क्या होता है कि आप जब इन वैक्सीन्स को लेते हो तो आपको इंजेक्शन्स के वाया आपकी बॉडी में ये पर्टिकुलर वैक्सीन्स दी जाती हैं। बट बायोटेक्नोलॉजी ये कहती है कि रिसर्च फील्ड में अभी इस पे भी काम चल रहा है कि इस तरीके की वैक्सीन्स आएँ जिन्हें हम खा सकें। जैसे मान लेते हैं आलू है, आलू को ही आपने क्या किया, वैक्सीन दे दिया, या फिर आपने एक ऐसा आलू बनाया जो वैक्सीन लगे हुए सीड से बना हुआ है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली जब आप उस आलू को खाओगे तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर क्या जाएगा, वो वैक्सीन चला जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो बातचीत की थी गोल्डन राइस को लेकर, कि गोल्डन राइस को इस तरीके से कल्टीवेट किया जाता है कि उस राइस के अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है। तो जिन लोगों को विटामिन ए की डिफिशिएंसी है, अगर उस गोल्डन राइस का वो कंजम्पशन करते हैं तो राइस में हमें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ उन लोगों को विटामिन ए भी मिलता है। ठीक है, उन लोगों को क्या मिलता है, विटामिन ए भी मिलता है, बराबर। सो देयरफॉर इस तरीके से जब आप खाओगे किसी चीज़ को इन द फॉर्म ऑफ एडिबल वैक्सीन, तो वो भी हम लोगों के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगी, ताकि जो बहुत ही कॉमन डिसीजेज़ है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिसीजेज़, जैसे गंदे पानी की वजह से या फिर गंदे पानी से बने हुए खाने की वजह से जो हो जाती है, उन सारी चीज़ों से ताकि हमारी बॉडी क्या हो, बच सके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है ट्रांसजेनिक पोटैटोज़ के बारे में। बताया है कि अगर आप ये ट्रांसजेनिक पोटैटोज़ कंज्यूम करते हो तो इन पोटैटोज़ को कंज्यूम करने की वजह से कभी भी आपकी बॉडी में ये वाले बैक्टीरियाज विब्रियो कॉलेरा स्क्लेरेशिया कोलाई, इनकी वजह से कभी भी कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीपी यानी कि ट्रांसजेनिक पोटैटोज़ आर एक्टिव अगेंस्ट विच बैक्टीरिया। ठीक है, ये हम लोगों के किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या है, ये एक्टिव है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि फलाने बैक्टीरिया के प्रति क्या है, ये एक्टिव है। उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि ट्रांसजेनिक पोटैटोज़ को मैन्युफैक्चर करने की पूरी स्टेप्स बताइए। डन, ओके। फिर जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि बायोटेक्नोलॉजी आप लोगों की जो बॉडी में डिफिशिएंसी हो गई है, या फिर अगर किसी पर्टिकुलर केमिकल का क्या कहते हैं प्रोडक्शन रुक गया है, उन चीज़ों को बनाने के काम आता है। जैसे इंसुलिन को बनाने के काम आएगा, सोमैटोट्रोपिन बनाने के काम आएगा, ब्लड जो क्लॉट होता है उन सारी चीज़ों को लेकर ये काम आता है ना। अच्छा, इवन आप इस पर्टिकुलर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आप क्लोन्स बना सकते हो। आप बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जैसे कि वन ऑफ द जेनेटिक बीमारियां आप लोगों को दी है फिनाइल कीटोनुरिया, शॉर्ट फॉर्म में पीकेटी, जो तब शुरू होती है जब आपके लीवर के सेल्स में यानी कि हेपेटोसाइट्स में कुछ चेंजेस, जेनेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब आपको क्या देखने को मिलते हैं, आप लोगों के जेनेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसी जेनेटिक बीमारियों को भी आप क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ऑब्वियस है कि आपकी बुक में पूरा का पूरा दिया नहीं है कि स्टेप्स क्या होंगी, कि किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, बट हाँ आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा है कि इन फील्ड्स में हम बायोटेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अभी जैसे कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए पीकेटी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। पीकेटी कैसे अराइज हुई, ये आपको पता होना चाहिए। तो हेपेटोसाइट्स लीवर सेल्स की वजह में अगर कोई जेनेटिक चेंज आ जाता है तो उसकी वजह से हुई। इसके अलावा जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी है ये क्लोन्स बनाने के काम आती है। क्लोन का मतलब कोई भी अगर आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, आपने एग्जैक्टली उसी के जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर आपने प्रोड्यूस कर दिया तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कहते हैं क्लोनिंग, है ना। फिर यहाँ पे क्लोनिंग के आपको देखो दो टाइप्स दिए हैं। एक दिया है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग,
ठीक है, ओके। और दूसरा होता है थेरेपेटिक क्लोनिंग। बस कुछ नहीं है, आपको एक एक छोटी छोटी डिफाइन दी है। बोल रहा है कि अगर आपके पास एक सोमैटिक सेल है, हर सेल के पास नो डाउट न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, बट सेल आपका कौन सा वाला होना चाहिए, सोमैटिक सेल होना चाहिए, है ना। अच्छा, जब आप इसको कंबाइन करते हो, किसके साथ कंबाइन करते हो, आप एक ओवम के साथ कंबाइन करते हो, ठीक है, जो कि ई न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, जो कि क्या है, ई न्यूक्लिएटेड है। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ई न्यूक्लिएटेड। ये तो हमें पता है ओवम का मतलब क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनके जो सेक्स सेल्स होते हैं उन्हें ओवा या फिर ओवम कहा जाता है, बट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ई न्यूक्लिएटेड। तो ई न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है नो न्यूक्लियस। तो हमने एक सोमैटिक सेल को कंबाइन किया एक ओवम के सेल्स के पास, बट उसके पास क्या है, न्यूक्लियस नहीं है। तो जब आप इस तरीके के कॉम्बिनेशन से किसी क्लोन को बनाने की कोशिश करते हो, देन दैट पर्टिकुलर क्लोनिंग इज नोन एज रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। तो पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट इज रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अ क्लोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय नहीं लिखेंगे, उसमें लिखेंगे विच इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ सोमैटिक सेल with the enucleated ovum of any body, then it is known as आप लोगों का reproductive cloning। एंड इस पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में हमें किसी भी प्रकार के कोई भी स्पर्म्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। 1 मार्क का MCQ भी आ सकता है कि एक ऐसी क्लोनिंग का आप नाम बताइए जहाँ पर आपके स्पर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्लोन बनाने के लिए, तो वो कौन सी होगी, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। नेक्स्ट क्लोनिंग जो हमारे सिलेबस में दी हुई है दैट इज थेरेपेटिक क्लोनिंग। थेरेपेटिक क्लोनिंग के बारे में क्या बोला जा रहा है, देखो थेरेपेटिक क्लोनिंग के बारे में वो ये कह रहा है कि जैसे ऊपर की स्टेप में आपने सोमैटिक सेल्स को कंबाइन किया ई न्यूक्लिएटेड वाले ओवम के साथ, है ना, राइट। अब उस कॉम्बिनेशन से आप क्या करो, स्टेम सेल्स बनाओ, ठीक है। और जैसे हमारी इससे पहले भी बातचीत हुई थी कि अगर आपने एक बार स्टेम सेल्स अगर आपने बना लिए हैं तो उस स्टेम सेल्स को आप कल्चर करके अलग अलग क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ऑर्गन्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो गया आप लोगों का क्लोनिंग का बेटर एक और ऑप्शन, है ना। इसके अलावा हम लोगों का क्लोनिंग के बारे में एक थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है। हिस्ट्री में ये बताया गया है कि स्कॉटलैंड में 1996 में एक भेड़ का क्लोन बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था डॉली, ठीक है। अच्छा, जो भेड़ थी ओरिजिनल बराबर, उसके पास से ई न्यूक्लिएटेड ओवम लिया गया और उसको उसके यूटेरस में डाला गया और फिर वहाँ से ये भेड़ देखो निकलकर बनकर बाहर आई। हाँ, लेकिन एक्चुअली ये ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह पाई थी, कुछ समय तक के लिए ही ज़िंदा थी, उसके बाद ये चीज़ वो मर गई। लेकिन हाँ देखो बना तो सही ना क्लोन। फिर इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी को आप इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो, आप एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हो। फिर आप बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ये बोल सकते हो कि मैं सस्ते दामों में केमिकल्स बना सकता हूँ। आप बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आप एनवायरनमेंट को क्लीन करने में मदद कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी बातचीत की कि जो सीवेज है वो सबसे बड़ी समस्या है ना। सीवेज की वजह से वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, डिसीजेस एक्सेट्रा ये सब होने लगती है। फिर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आप उसमें कुछ सर्टेन केमिकल्स डाल सकते हो, जिन केमिकल्स के डालने की वजह से उसमें जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप अपने सीवेज को क्लीन कर सकते हो, सीवेज वाटर को क्लीन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ लिखा है सूडोमोनास बैक्टीरियाज को अगर आप डालोगे तो ये किसके काम आएगा, ये हाइड्रोकार्बन्स को हटाने के काम आएगा और जो ऑयल पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको हटाने के काम आएगा, जैसे ग्रीस हो गया वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, अगर आप फर्न पेट्रिस विटाटा को डालते हो तो ये आर्सेनिक को सॉइल से हटाने के काम आता है, ठीक है। आपके जीएम में जैसे हमने कल बातचीत की थी जीएम क्रॉप्स के बारे में, एक बातचीत की थी आपके कॉटन के बारे में, है ना, और एक बातचीत की थी ब्रिंजल के बारे में। तो वैसे ही अगर आपके पास इंडियन मस्टर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड है
तो ये सॉइल में से सिलीनियम नामक एलिमेंट को एब्जॉर्ब करने के काम आता है। सनफ्लावर हमारे सॉइल के अंदर से यूरेनियम एंड आर्सेनिक इसको एब्जॉर्ब करने के काम आता है। अगर हम बात करें बैक्टीरियम डेनोकोकस रेडियोड्रांस की, तो ये आप लोगों का किस काम में आता है, ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कहीं पर रेडियो एक्टिव वेस्ट पड़ा हुआ है तो उस रेडियो एक्टिव वेस्ट से जो रेडिएशंस निकल रहे होंगे उनको एब्जॉर्ब करने के काम आएगा। कुछ ग्रास के बारे में लिखा है जैसे कि अल्फ़ा अल्फ़ा, केमिस्ट्री के इसमें हाँ ठीक है, जैसे कि ग्रासेस लाइक अल्फ़ा अल्फ़ा, क्लोवर एंड राई, ये आप लोगों के काम आती है फाइटो रेमिडेशन को लेकर। फाइटो रेमिडेशन क्या होता है ये मैं बताती हूँ, है ना। तो देखो रेमिडेशन का ही मीनिंग पहले समझते हैं, फाइटो रेमिडेशन बाद में आएंगे। रेमिडेशन ये जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड रेमिडी। रेमिडी का मतलब होता है समाधान। किसी समस्या से आप जूझ रहे हो और उस समस्या से आपको चाहिए समाधान। किसी परेशानी से आप जूझ रहे हो और आपको चाहिए उससे समाधान। तो हमारे नेचर में जो गंदे गंदे टॉक्सिक केमिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उन केमिकल्स को, उन टॉक्सिक केमिकल्स को हटाने के लिए अगर आप क्या कर रहे हो, प्लांट्स को यूज़ कर रहे हो, है ना, तो उन प्लांट्स को यूज़ करने को हम लोग कहते हैं फाइटो रेमिडेशन। पेपर में 1 मार्क के लिए आराम से पूछा जा सकता है, डिफाइन करिए यहाँ से फाइटो रेमिडेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि फाइटो रेमिडेशन किस बला का नाम है। और हो सकता है आपको पूछ भी ले कि इस फाइटो रेमिडेशन के आप कुछ एग्जांपल्स लिखिए, तो नीचे आपको जो इतनी सारे स्टार स्टार करके बन के दिए हैं, इनके आप कोई भी एक आधी एग्जांपल लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। इन ढेर सारे स्टार स्टार में से आपसे चीज़ों के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी को फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियाज, अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ब्रेड बनाने के, चीज़ बनाने के, वाइन बनाने के लिए, विनेगर बनाने के लिए आप इन्हें यूज़ में ला रहे हो। इसके अलावा इनका एक और बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है, वो होता है ऑयल स्पिलेज को ठीक करना। अगेन ऑयल स्पिलेज के बारे में फिर से हम लोगों ने, है ना, क्या किया था, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो समुद्र में ऑयल स्पिल हो जाता है उसे नॉर्मल मैकेनिकल प्रोसेस से रिमूव कर पाना असंभव है, और ऑयल के स्पिल होने से हमें नुकसान होता है। जैसे जो वाटर की टॉप लेयर है, उसकी टॉप लेयर के ऊपर क्योंकि ऑयल जमा हो जाता है, सनलाइट का पाथवे ब्लॉक कर देती है। किसी भी प्रकार की जो O2 या CO2 जैसे गैसेस होती है उनके एक्सचेंज का पाथवे ब्लॉक हो जाता है। तो जो एक्वेटिक लाइफ है उस पर्टिकुलर एक्वेटिक लाइफ को दिक्कत होती है, ऑक्सीजन कम मिल रहा है उसे दिक्कत होगी, है ना। तो देयरफॉर उसको हटाना एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे इंडियन बॉर्न अमेरिकन सिटीजनशिप के साइंटिस्ट डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने पहली बार लोगों को सजेस्ट किया था कि हम लोगों को माइक्रोब्स यूज़ करने चाहिए इस चीज़ को हटाने के लिए। और उन्होंने बाद में आपके टेक्स्ट बुक में लिखा भी है कि सारा क्रेडिट ऑयल स्पिलेज का हटाने का किसको जाता है, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती को जाता है। डन। हम कौन से वाले बैक्टीरियाज को यूज़ कर सकते हैं? मैं ये बोल रहा था कि जो ये लोग जो कर रहे हैं वो कल से मैं भी यही कर लिया करूँ उनके साथ ही। ठीक है ना, आज का जो काम है वो कल कर लूँगा, फिर कल इनके साथ कर लिया करूँगा। ठीक है, लीव कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। अभी देखो इसमें जैसे कि आप लोगों को क्या बताया है, सूडोमोनास, ठीक है, अल्केनोवायरस बर्क्यूमिनिस, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकते हैं, आपके ऑयल स्पिलेज के अंदर जो केमिकल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो खैर ये जो ऑयल स्पिलेज वाली समस्या थी ये आपको दोनों ही चैप्टर्स में बताई गई है। सो दिस समस्या इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बोला गया है DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, है ना। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, हर इंसान का अपना खुद का DNA होता है, ठीक है, ख़त्म बात। तुम्हारा और मेरा DNA हो सकता है, माइट भी अगर हम लोग रिलेटिव्स हों, ब्लड रिलेटिव्स हों, तो थोड़ा कुछ परसेंट मैच हो जाए, बट 100% DNA मैच नहीं होता। बच्चे का और उनके मम्मी पापा का भी मैच नहीं होता। हर पर्सन का एक यूनिक DNA होता है, और इसी पर्टिकुलर यूनिक DNA को
हम लोग जब क्या करते हैं अपने डेटा में स्टोर करके रखते हैं कि अच्छा ये वाला डीएनए इस व्यक्ति का, जैसे अभी आधार कार्ड में तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है ना, तुम्हारी आँखों का, तुम्हारे उंगलियों का वगैरह वगैरह। तो वैसे ही अगर आप अपने इस डीएनए को अगर मान लेते हैं एक जगह स्टोर करके रखा जाए पूरे वर्ल्ड के लोगों के डीएनए को, तो क्योंकि सबके डीएनए में कुछ ना कुछ अंतर है, सो देयरफॉर इट इज़ नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस कलेक्शन को। क्यों? क्योंकि ये जो कलेक्शन है ये इस पर्पज़ में काम आता है, जैसे मान लेते हैं किसी पुलिस को कोई एक डेड बॉडी मिली तो वो उस पर्टिकुलर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के डेटा से ये आइडेंटिफाई कर सकती है, क्योंकि डीएनए सबका यूनिक होता है, दो लोगों का कभी सेम नहीं होता है। वो डेटा में चेक कर सकती है कि अच्छा ये जो बॉडी हमको मिली है इस बॉडी का डीएनए हमारे डेटा के किस डीएनए से मैच कर रहा है, तो उन्हें तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अच्छा ये व्यक्ति तो ये है। कई बार उनको जो जगहें होती हैं वहाँ पे उनको कुछ फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिलते हैं या कुछ उनके डीएनए सैंपल्स मिल जाते हैं किसी केसेस में, तो वो डीएनए सैंपल्स के थ्रू तुरंत आइडेंटिफाई करके पता लगा सकते हैं अच्छा ये व्यक्ति तो ये है वो है ना। तो देयरफॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है कि इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लेकर सेंटर है। कहाँ पे है हम लोगों का ये सेंटर? आप लोगों के हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। 1 मार्क का क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सेंटर कहाँ पर है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे फील्ड्स थी जहाँ पे तुम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो। पूरा एक तरीके का थियरी वाला चैप्टर है जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें मुझे लगी कि हाँ इससे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है वो मैंने तुमको बता दिया है, ठीक है। अब इसको याद रखना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो आखिरी सेक्शन है कि अलग अलग रिवॉल्यूशंस जो हमारी कंट्री में आए, जो हमारे इंडिया में आए स्पेशली, उन रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना, ठीक है। और जिसको हम लोग कल पढ़कर इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पे ओवर कर देंगे, ये चैप्टर हमारा फिर हो जाएगा समाप्त, ठीक है। ओके।